करंटली आप 12,000 करोड़ से ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं कि जैसे हाउ डू यू आइडेंटिफाई मार्केट लीडर्स? I do believe the big money is made when you are able to see something where everybody is not focused and something is changing. बेयर मार्केट में कन्विक्शन गेट्स टेस्टेड, राइट? बिकॉज हम बोलते हैं ना कि भाव भगवान છે कि भले कन्विक्शन है सब पे, बट प्राइस अल्टीमेटली टेस्ट यू यार. Remaining invested, holding on to your winners is the actually very big secret sauce to success. And if you see any big investors, whether राकेश भैया हुआ या कोई भी, आप जितने भी, आप दमानी जी या कोई भी आप जिनसे आप देख लीजिए, चाहे वो मधु केला साहब हुआ, कोई, इनके सबके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े विनर्स हैं जो दे डिटरमाइन द लार्ज पार्ट ऑफ देयर वेल्थ. व्हाट डू यू थिंक विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ? India has stopped thinking incremental. We are thinking exponentially. Not investing in India is the biggest risk you are taking. जब आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया. तो विकास जी, जब मैं आपकी जर्नी देखता हूँ, अब राजस्थान के एक छोटे शहर से आए, वहाँ से मुंबई आए, 20 साल से ज़्यादा आपको मार्केट्स में हो गए एंड करंटली आप 12,000 करोड़ से ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं. तो ये बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, आई वांट टू नो इस जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताइए. So I think it's been a good journey. Life has been very very good. If you look at it in hindsight, never thought I will do what I am doing. But yeah, हर लाइफ का एक प्लान होता है, तो उसके हिसाब से तो जैसा आपने बताया, बचपन में गांव में पले पड़े, हिंदी मीडियम स्कूल में गए थे, तो वहीं पे छोटा सा गांव था मंडावा, और बचपन से ही बस एक थोड़ा कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट था. तो आई यूज्ड टू फाइंड माय मदर काइंड ऑफ नॉट comfortable in a lot of things, right? So that was my inspiring thing कि I will do something which makes my mother comfortable. That was like a hidden desire, but anyway, you could not do much when you are a child, but I would always try to help her in her household chores and all. But that was a very big inspiring thing for me कि I could not see her in pain. तो फिर बाद में वहाँ से निकल के सूरत आए. माई फादर माइग्रेटेड देयर, सो वहाँ पे थोड़ा 5-6 साल में ग्रेजुएशन तक वहाँ पे था. और उसी समय में आई थिंक वो हर्षद मेहता का पूरा जो एक तेज़ी था, तो उस टाइम पे जैसा कि मैंने कहा, ये कंस्टेंट माहौल में रहने उसकी वजह से एक ये इच्छा थी कि बहुत पैसा बनाना है. ये नहीं होना चाहिए कि कंस्टेंट और लाइफ में आगे. तो वो एक अट्रैक्शन था, पर नॉलेज नहीं था. तो जैसे कि सब लोग करते वैसे पहले पैसा बनाया, फिर तोड़ा, और स्पेशली मेरे फादर की जो छोटी मोटी पूंजी थी, उसमें से काफ़ी बड़ा मैंने नुकसान किया. उससे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा. तो देन सोचा कि अभी यहाँ से निकलेंगे और कुछ पहले सीखेंगे. देन आई साइंड अप फॉर माई CA कोर्स एंड देन केम टू बॉम्बे टू डू माई CA. सो वहाँ से जर्नी चालू हुई. फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स बॉम्बे में आया तो कोई सपोर्ट नहीं, मतलब आई स्टेड इन अ हॉस्टल वेयर ऑफ कोर्स यू सो very different world. Yes. Because for me it was a cultural shock from a small place to suddenly in a very big town where everybody speaks English. I don't understand. So ठीक है, but that was a good journey. Initially very painful, but always एक ही था कि वापस नहीं जाना है. कुछ भी हो, you have to make it happen. So when quitting is not an option, then you do your best. You put everything what you have. बोलते भी है ना कि आदमी के अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए सिर्फ आसमान है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है. करेक्ट. तो आपने कहा कि आपकी मम्मी का आपकी लाइफ में बेसिकली मम्मी वाज एन इंस्पायरिंग, कि आपकी मम्मी को भाई मुझे सब कुछ देना है, एंड दैट मोटिवेटेड यू कि जो भी अचीव करना है उनको लाइफ में जो चाहिए वो मिले. तो अभी जैसे अभी आपकी मम्मी आपको देखती है, उनके क्या थॉट्स, बिकॉज वो उनका एक बैकग्राउंड ऐसा रहा कि गाँव से आए, एंड अभी जो आपकी जर्नी देखते हैं वो उस रिलेशन के बारे में थोड़ा बताइए. इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है. देखिए, वो तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि उनको किस तरह से आप हर तरह के सुख दे पाओ. तो चूंकि वो सूरत रहती हैं, तो ऑफ कोर्स हम साथ में जितना तो मिल पाते हैं, पर मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि उनके जो भी दुख हो उनको दूर करो. उनसे जितना उनको प्यार मिल जाए वो चाहिए, और क्या. तो आई थिंक वो एक मेरा हमेशा से मोटिवेटिंग फैक्टर रहा. तो मैं धीरे धीरे उनकी जो भी इच्छा हो, कभी उन्होंने बोला, वो मेरे को इच्छा पूरी करने में मेरा काम माइंड लग जाता था. अगर सी सेड की ये प्रॉब्लम है तो मेरा माइंड उसी में लगता है कि भाई इसको कैसे एड्रेस किया जाए, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई चीज़ को सोल्यूशन लेना हो. तो वो एक हमेशा पता नहीं कोई भी कारण से मेरे को एक उनके साथ अटैचमेंट था.
तो मेरे फादर तो हमेशा हमसे दूर ही रहते थे, मतलब दे ट्रैवल अलॉट, तो उसकी वजह से उनसे तो शायद अभी ऑफ कोर्स बहुत अलग इंटीमेसी हो गई, बट बचपन में कभी ऐसा उनके साथ इतना नहीं था। तो या तो वो एक मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन के ऊपर काम करते रहे, तो जो भी चीज़ हो उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, उससे बहुत कुछ करने को भी मिला। तो वो एक मोटिवेशन रहा, और तो उसी वजह से कहना कि वो वापस नहीं जाना, कुछ ना कुछ करके ही दिखाना था। आई एम श्योर शी ऑल्सो फील्स प्राउड, शी फील्स हैप्पी, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बड़ी बात बोलते, माँ की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। जो आज है, मुझे लगता है जो भी है, आई थिंक मैं सबको बोलता हूँ कि हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर होता है, और जो बच्चे जो भी मतलब अपने माँ बाप की खुशी के लिए करते रहे, उनका सक्सेस होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। नहीं नहीं बिल्कुल। विकास जी, आप जैसे बोला आप राजस्थान के गांव से आए, तो मार्केट्स में आपका इंटरेस्ट कैसा है? बिकॉज आपका पापा भी मार्केट से रिलेटेड नहीं थे, आपका मार्केट में इतना इंटरेस्ट आया कि आपने इसी को अपना करियर बना लिया, तो वो कैसे हुआ? तो जैसे ऐसा था कि पैसा जल्दी बनाना था, तो उस समय सब देखते, सब लोग फटाफट पैसा बना रहे थे हर्षद मेहता के टाइम पे, तो वो एक नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है। और दूसरा, मुझे बिजनेस वर्ल्ड के प्रति हमेशा ही एक अट्रैक्शन रहा है। जैसे कि मैं बचपन में भी स्कूल के बाद सीधा मेरे ग्रैंडफादर की दुकान पर चले जाता था, तो उनको जाके मदद करता था, उनके हिसाब में लाता था। आज कैसे बचपन में मैं जब दिवाली का त्यौहार आता, तो मेरे पटाखे के लिए मैं पैसे के लिए मैं घर से नहीं लेता था, एक स्टॉल लगाता था, उसके जो पैसे बनते थे उससे पटाखे बनाता था, चाहे बचाता था। तो मेरे को बचपन से ही एक वो रहा है कि बी इंडिपेंडेंट, डोंट सीक थिंग्स अदर्स, एंड कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ पैसा बनाओ। बिजनेस का मुझे एक शौक रहा है, पता नहीं कैसे है, बट एक शौक रहा है। तो बिजनेस यूज टू अट्रैक्ट मी, एंड मनी मार्केट दोनों ही का कॉम्बिनेशन है। तो मैं जब भी कोई बिजनेस चैनल, उस टाइम तो बहुत कम बिजनेस चैनल होते थे, बट कोई अगर बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी, चाहे वो आदित्य बिरला साहब हो, टाटा हो, तो मैं उनके सुनने के लिए टीवी को चिपक जाता था, कि मेरे को अट्रैक्ट करता था वो। तो उस जर्नी के अंदर फिर मुझे लगा कि, और सूरत में उस समय प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम था, लिमिटेड कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्सेस बहुत कम था, खाली टेक्सटाइल का ही बिज़नेस था। तो मुझे ये क्लियर था कि मेरे को टेक्सटाइल का बिज़नेस नहीं करना है, और दूसरा ये भी क्लियर था कि मैं सीए भले कर रहा हूँ पर मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी है। अच्छा। तो फिर तो नेचुरल वर्ल्ड कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में ये भी बाद में समझ में आ गया कि करियर बनाना, तो उस समय बॉम्बे बेस्ट जगह थी, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आज भी हैं और पहले भी थी, कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जिसको क्या बोलते हैं, ड्रीम नगरी बोला जाता है, वो है। तो फिर आ गए, और फिर अपने अपने आप रास्ते खुलते गए, बनते गए, चलते गए। आपने बोला बॉम्बे आ गए, एंड 1992 में आपको पैसा कमाना था, तो आप मार्केट्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। बट आपने बोला कि जैसे मैं आपके पहले भी देख रहा था कि आपको फास्ट मनी चाहिए था, पहले जो आपको माइंडसेट था, यू वांटेड फास्ट मनी, एंड उसी चक्कर में बोला आपके डैड के जो इन्वेस्टमेंट था, उनकी पूंजी का काफ़ी अच्छा अमाउंट लॉस हो गया। सो लाइक तब क्या गलती हुई थी, एंड हाउ उसने आपको कैसे शेप अप किया कि यार पैसे की ऑलरेडी कमी थी, इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब तो यहाँ से कुछ अलग करना ही पड़ेगा? तो वो देखिए, पहले क्या था, वो उस टाइम आप देखो, सब लोग आईपीओ में पैसा लगाते थे, और आईपीओ तुरंत खुलता था। एक अखबार, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इन्वेस्टिंग कैसे होता है, एक अखबार आता था, उसमें लिखा जाता था सब्सक्राइब, तो मैं सब्सक्राइब करता था, और मतलब इट वॉज एज सिंपल एज दैट। एंड मेरे को कुछ बिजनेस का आइडिया नहीं था, कैसे कंपनी इवैल्यूएट करने का, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं आता था। पर वो सबको देख के, और आपने देखा तुरंत पैसा बना, तो लगा मैं हमको सब आने लग गया। तो एक्चुअली जब आपको कुछ नहीं आता होता और आपको लगता है कि आपको आता है, वो सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, राइट। तो उसमें ही मैंने काफ़ी पैसा तोड़ा। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, पहले नॉलेज एक्वायर करेंगे, भले लग गया, पर पहले नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो पहले पढ़ो, फिर 2-4 जगह काम करो, सीखो कैसे होता है, एंड देन यू डू वट एवर यू नीड टू डू। सो आई देन पास्ड आउट, डिड माई CA, एंड देन स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी, एंड वहाँ पे मेरी सैलरी 8,500 रुपये होती थी। तो मुझे पता है कि उसमें से भी मैं कुछ ना कुछ पैसे बचा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। ये कौन से ईयर की बात है? ये 1997 की बात है। तो कुछ ना कुछ पैसे बचा के 8,500 रुपये में मैं बचाई, कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में पैसे डाल देता था। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि मेरे सैलरी की मेरे ब्रोकर को ज़्यादा इंतज़ार होते थे मेरे से, क्योंकि हमेशा कुछ डेबिट बैलेंस खड़ा ही रहता था। तो बट उसमें वो धीरे धीरे लोगों से उस तरह के संगत में आए। फिर मैं ICICI सिक्योरिटी ज्वाइन किया, जो एक काफ़ी उस टाइम की बड़ी कंपनी मानी जाती थी, Day 1 कैंपस की जॉब होती थी। वहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला, इन्वेस्टिंग के बारे में, हर तरह की सिचुएशन के बारे में। पर वो भी सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उस टाइम भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पसंद नहीं था। उस टाइम भी मेरा माइंडसेट थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ही था, कि कैसे क्विक पैसा बनाओ, खबर निकालो,
क्या हो रहा है, लोगों से टिप मांगो, ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, उस तरह का ही माइंड सेट था। तो एंड फिर जर्नी चालू हुई 2002 में जब मैंने एडलवाइस ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मेरा मोस्टली ट्रेडिंग जैसा माइंड सेट था, क्योंकि मैं डेरिवेटिव्स डेस्क सेटअप किया था। आई स्टार्टेड विद माई करियर इन एडलवाइस, स्टार्टेड सेटिंग अप डेरिवेटिव्स डेस्क। तो उस डेरिवेटिव्स में तो वैसे भी ट्रेडिंग माइंड सेट ही होता है। तो कभी भी मेरे को इन्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा फोकस, कैसे फास्ट पैसा बनाया जाए, क्योंकि सबको ऐसे लगता है ट्रेडिंग में फास्ट पैसा बनता है, लगता है ऐसा। पर ठीक था, वो चल रहा था। जब मैं एडलवाइस में मेरे पास डेरिवेटिव बिजनेस बनाने के बाद में जब एक्विटी रिसर्च की बनाने की बात आई और जो कैश एक्विटीज बनाने का, तब मैंने उस पर सीरियसली काम करना चालू किया, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मेरे को रिसर्च टीम को भी गाइड करना है, जो मुझे फंडामेंटली आता नहीं था। और उसी टाइम पे मैंने अपना CFA भी किया था, जिससे मेरी लॉट ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज शार्पन हुई। 2000 आई थिंक 4-5 की बात है। उस टाइम CFA भी किया, उसी टाइम में मेरे को रिसर्च को गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लग गया था, तो मुझे उसमें मजा आने लग गया कि भाई कैसे बिजनेस को समझने का, कैसे देखने का, किस तरह से फाइनेंशियल फंडे वर्क करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा हल्का हल्का शेप होना चालू हुआ। बट द रियल मीनिंगफुल एक्चुअली जर्नी स्टार्टेड ओनली आफ्टर 2011-12, जब मतलब आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये सब पीरियड में मैं करता था इन्वेस्टिंग, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, बट इट वॉज नॉट रियली समथिंग वेयर आई कैन से दैट आई हैड कोई कॉन्सेप्ट, आई हैड कोई फ्रेमवर्क, और आई हैड कुछ फंडामेंटल वेज ऑफ लुकिंग थिंग्स। बट रियल इस पूरे 10-11-12 साल के एक्सपीरियंस के ट्रायल, ट्रेड, एरर, ट्रेडिंग, कुछ इन्वेस्टिंग को मैंने फिर एक सीरियस रूप दिया। और फिर मैंने डिटरमाइन किया कि मैं अभी खाली इन्वेस्टिंग ही करूँगा, और आई विल डू वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी शेयर मार्केट की, स्पेशली स्टॉक मार्केट विजर्ड, कि उसकी मल्टीपल वर्जन्स भी हैं। तो उससे मुझे पैशन भी इग्नाइट हुआ कि आपको कैसे, सबके अलग अलग माइंडसेट हैं, किस तरह, तो हर तरह के पैसे बनाने के माइंडसेट हैं। तो उससे मुझे फिर एंड मैं पढ़ते रहता था उस समय भी काफ़ी। बट मेरी मीनिंगफुल डायरेक्शन अगर मैं कहूँ कोई जो सीरियस इन्वेस्टिंग को जो मैं कह सकता हूँ, वो 2011-12 के बाद ही मैंने अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाने चालू करे। 2012 से अब बेसिकली इन्वेस्टिंग फुल टाइम करे। नाउ आपने एडलवाइस जब लीव किया, राइट, आपने सीधा कार्नेल स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करते ही कोविड आ गया, राइट, एंड जैसा कि आपका 92 में भी हुआ था, मार्केट में आए, वापस लॉस हो गया। इसमें मार्केट में ऐसा क्रैश आया जैसा लोगों ने सोचा नहीं था कि यार इतने जल्दी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। तब कैसा लगा कि यार डिड यू फील डीमोटिवेट कि यार भाई इतनी अच्छी जॉब थी, बिकॉज आपकी जो आप CEO थे एडलवाइस की, आपकी जॉब बहुत अच्छी, सो डिड यू फील कि यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए और मार्केट ऐसा करेक्ट हो गया? तब वो टाइम पे क्या माइंडसेट था? नहीं, बिल्कुल, देखिए इन हाइंडसाइट कहना बहुत आसान है, बट वो पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, इसमें कोई समय दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी पोजीशन से निकलते हो जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट है, एक अच्छी खासी इनकम आ रही है, आप एक्टिव हो, आप इन एंड आउट बिजी हो, राइट, सडनली वहाँ से आपको हर कुछ ड्रॉप हो जाता है। आप बना रहे हो पर आपको पता नहीं, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, सर्टेनिटी कम है। और आपको एक ये भी ज़रूरत होती है, वैलिडेशन की भी ज़रूरत होती है उस समय, कि भाई देखो आप वहाँ तो ये थे, अभी कुछ नहीं हो। तो आपको एक इंटरनल, और आप जब कोई पोजीशन में हो तो आप भले मानो या नहीं मानो, आपको ईगो तो हो ही जाता है। तो वो ईगो रीसेट होता है फिर आपका। तो पहला 1-2 साल पूरा ईगो रीसेट होता है। इंटरनल्स बहुत पेनफुल होते हैं आपको। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी पेनफुल पीरियड। आई थिंक आई रिमेंबर कि आई यूज्ड टू से कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। आई यूज्ड टू हैव डिस्कशन विद माई वाइफ ऑफन, बट देन वो थोड़े टाइम के लिए फीलिंग आती थी, फिर नेक्स्ट डे वापस काम पे लग जाओ। तो ह्यूमन माइंड है, तो कभी ना कभी तो होगा ही कि अरे, बट मेरा हमेशा था कि ज़्यादा मत सोचो, जो सिचुएशन में जैसे हो, कोई भी कारण है, चाहे वो आप अपने प्लानिंग से आए हो, आके आप कोई सिचुएशन से आए हो, उसमें आप अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद आउटकम तो आना ही है। तो इसलिए फिर थोड़े टाइम के लिए बुरा लगे, पर फिर आप लग जाओ काम में, तो लग जाते थे। बिल्कुल, जैसा बोलते भी है ना, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। अब बिकॉज मैं इस पर क्यों ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपने बोला था बचपन से आपका बिजनेस माइंडसेट था, राइट। आई थिंक बैक ऑफ द माइंड, जब आप जॉब भी कर रहे होगे, आपका माइंड में होगा कि यार मुझे कभी ना कभी तो खुद की चीज़ चालू करनी है। सो जब आपने इसको स्टार्ट किया, सपोज अगर कोविड नहीं होता, जैसे आपका ईगो रीसेट हो गया, राइट। सो अब आप हाइंडसाइट में देखते हो, यार लगता है चलो सही है, मेरी
जो शुरुआत थी वही झटके से हुई, तो अब चीज़ें जो भी मुझे सही करनी थी हो गई. सो व्हाट डू यू थिंक, वो कितना मतलब व्हाट रोल दैट हैज़ प्लेड, कि अगर वो क्रैश नहीं आता, ऐसी सिचुएशन नहीं होती, व्हाट डू यू थिंक उसका कितना इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? नहीं बिल्कुल, देखिए एक ये बात तो है कि अगर शायद मैं अच्छे से होता तो शायद मेरे में एरोगेंस ज़्यादा बढ़ जाती, या फिर हो सकता, कई बार क्या होता है वो आपको अर्ली स्टेज में सेटबैक आने से आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है और आप थोड़े लॉट मोर केयरफुल कॉशियस हो जाते हो, तो मुझे लगता है उससे शायद आपके सक्सेस के चांस बढ़ भी जाते हैं. Yes. ये एक मैं नहीं कहता हूँ कि तुरंत सक्सेस आती है उससे आगे नहीं जा सकते, बहुत लोग Yes. आगे भी जाते हैं. तो हो सकता है कि वो एक रीसेट से इंटरनल बहुत कुछ बदल गए, तो आप उस तरह से एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, तो वो एक्सपेक्टेशन रीसेट करना, ईगो रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि, और जनरली मेरी एक अप्रोच रही है कि लाइफ में मैं एक्सपेक्टेशन कम ही रखता हूँ. तो इफ़ यू कीप लो एक्सपेक्टेशंस and give your best outcomes, generally surprise you positively, so there's no problem having positive surprise. You don't want negative surprise. When negative surprise comes, then you kind of lay low and then keep working on your thing. Life will throw negative surprises. I mean, in my career, I mean I'm sure it is true with everybody. In my career I have every time negative surprise. I think I always say, and I tell my kids also, that whenever you are facing with the problem, think of solution, not the problem. Because that's the real answer, right? I mean, you can't do anything about problem, but most people stay at a problem. So don't stay at a problem, but start finding what's next. What can I do in a given this situation? And to my mind, that's a good God gift or strength, or whatever you can say, blessings I have, where I don't brood over the problem for too long. You stay at it for some time and then move on, because then your mind is not focusing on अरे ये क्यों हुआ, या फिर इसका कुछ और हो सकता था. ये है अभी इसको क्या कर सकते हैं. हाउ कैन यू थिंक व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस एंड व्हाट आर द पाथ्स आई कैन डू. व्हाट, सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग इन टर्म्स ऑफ योर वे फॉरवर्ड. नहीं बिल्कुल, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से एंड आगे का सोचना, ये नहीं कि चलो जो हो गया इसको कैसे सुधारा जाए. एंड चलो आपने जो अपनी जॉब छोड़ी, बार बार इस पे आ रहा हूँ बिकॉज देखो इट्स नॉट फॉर मनी, राइट? लाइक आप ऑलरेडी हाई पेइंग जॉब थी, बट आपने क्या विजन से कार्नेलियन स्टार्ट किया? एक आपके माइंड में विजन होगा, बिकॉज आई नो इट्स नॉट ओनली मनी. मनी है बट इट्स नॉट ओनली मनी. व्हाट वाज योर विजन कि यार अब मैं कुछ चालू कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पोजीशन से निकल रहा हूँ, आगे जाने वाले साल में मुझे ऐसी एक कंपनी बनानी है? बिल्कुल. सो आई थिंक मेरा जॉब का ऐसा रहा कि एक तो मैं पढ़ता काफ़ी बुक्स था और काफ़ी लोगों से मिलता था, और एक ये देखता कि मैं काफ़ी लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, राइट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं. तो मैं हेनरी क्रेविस साहब जो केकेआर के फाउंडर थे उनसे 2017 में मिला था. उनकी जर्नी मैंने देखी कि वो हाउ ही वाज अ बैंकर एंड देन 3 पार्टनर्स लेफ्ट इन 1976 where they started very small, and then over a period of time what company they built. Same way I met Steven Schwarzman and many people in that period. So, and we have seen in India many such stories that if you take a small step and if you are at it, you can build very large company. And मेरा हमेशा ये रहता था, and मैंने एडवाइस में भी कभी काम एज ए एम्प्लॉय किया ही नहीं. तो एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं अपना धंधा मान के काम करता था. दिस माई कंपनी, वेदर आई गेट बेनिफिट और नॉट, दैट डजंट मैटर, बट दैट्स हाउ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स हाउ यू. सो देन आई सेड कुछ करते हैं. अगर 10 साल बाद ये डोंट वांट टू कि आपने ट्राई नहीं किया, यू डोंट वांट टू थिंक दैट कि ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नौकरी तो कोई ना कोई दे देगा, वापस तो नौकरी मिल ही जाएगी अगर सपोज इफ़ यू फेल. बट ट्राई करते हैं, एंड इफ़ यू ट्राई एंड बिल्ड, आउटकम कुड बी वेरी डिफरेंट, राइट. एंड देन as we started building out, our vision kept on becoming bigger and bigger. And it's wrong to say that we started with saying that we'll build a great company, but journey always evolves, journey always builds depending on how the path is opening up, right. Today I think I feel very happy that we have grown as an organization. I say that 2019 we were a startup, maybe 2 years later, post COVID we were a shop, then we became a business. Now we are an organization, and I think it can find its own shape and and path over next 10-20 years. And I'm a big India believer. I think India is one of the best opportunity of our lifetime, and I consider myself lucky to be part of this era at the peak of my career and peak of my energy. So I think this is the time to do things right with the right perspective. So our vision is that मैं सबको टीम को बोलता हूँ, हमको बढ़िया बनाना और बड़ा बनाना है.
राइट. सो ऐसे एक्सेलेंस एंड स्केल. Yes. आप बढ़िया करो और कोई छोटा करो तो आपको जानेगा भी नहीं, राइट. और बड़ा करो और अच्छा नहीं करो तो भी आपको कोई जानेगा नहीं. तो अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू फील प्राउड अबाउट एनीथिंग, राइट, इफ़ यू वांट टू फील प्राउड अबाउट एनीथिंग यू हैव टू बढ़िया एंड बड़ा, excellence and scale. And we discuss very often internally that we are just focusing on these two things. Rest is all outcome. Now both, the beauty of is that both are undefinable, both are changing, ever changing, right? What is excellence today may not be excellent tomorrow. What is 12,000 crore today? I mean, if you ask me 5 years ago, if somebody asked me 12,000 crore, I would say, wow, that's like I will probably achieve in 10 years kind of thing. पहले वो 12,000 बड़ा था, अब वो 12,000 भी कम है. अब 12,000 भी छोटा लग रहा है. अभी हमको लगती है, now team says that we can grow even far bigger than what we are today. So I think जर्नी में यही है कि while it's a journey, keep doing right things, keep doing follow your value system, follow your principles. Tailwind is so much Yes. high that it will take you far. How far nobody knows. Agreed. बिकॉज आप कैसे बेसिकली आप एडलवाइस से थे तब बेसिकली ओके यू हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नाउ एज अ फाउंडर क्या चेंज हो, बिकॉज यहाँ पे आपका जो विजन है आपको टीम को भी कम्युनिकेट करने से बड़ा बनाना है, बढ़िया बनाना है, राइट. तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई एज अ फाउंडर, बिकॉज आपको टीम बिल्ड करनी है, आपका जो विजन है वो भी इम्पार्ट करना है, सेटबैक्स भी आते हैं, राइट. तो वो पहले और अब में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इन एडवाइस ऑल्सो मैं काफ़ी उसी तरह के रोल से करता था, क्योंकि आई नेवर टुक एज इफ लाइक आई वाज एन एम्प्लॉय देयर, सो आई वुड वर्क विद दैट माइंडसेट. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि नाउ बक स्टॉप्स एट यू, देयर बक वाज एट समबडी एल्स, राइट. सो नो मैटर व्हाट हियर योर इन एवरीथिंग यू डू, इवन आई एम आस्किंग क्लाइंट मनी, initially people gave on my name, so it was my name, my credibility, everything was at stake. And I always believe that no matter what you do, you can't let your credibility go down. No matter what, whether I have money, I don't have money, but reputation, credibility cannot go down, and you have to do everything to protect that. Hence, you become extra careful, extra sort of cautious in everything you do, right? And that also puts more responsibility. Like I say that my investing has become far better than what it was before after starting Carnelian, because it makes me think so much. With your personal capital, you can take casual risks, but with the client capital, you have to think so much, and that thinking helps you evolve concepts even further, right? Because ultimately how much you put your effort, thinking, concept, and I think what kind of systems, processes, frameworks which we have evolved in Carnelian, and again it's not only me, it's team, everybody contributes, but this whole culture of doing something very different, something excellent, constantly looking for newer aspects, actually drives me every single day. And actually I don't get bored. I mean, I love my job. I come to work every day thinking आज तो कुछ अच्छा मजा आएगा, and that is what, and even my own, what gives me more satisfaction is not only what we are building, but along with that, how many people are growing. Today we have 85 employees. 5 years ago we had 10 employees. Now you are having 85 people, and tomorrow we might have 500 employees. Yes. Now, so many people are associating with you. So many people you're making difference to. And same way, I think, fortunately our journey is such that even we are making difference to our clients' life, right? When you create wealth for your clients, you are making difference to many people, right? So I think in a way, it's a very satisfying journey. I enjoy my job a lot. तो आपकी बातों से ही पता चल रहा है. सो योर जर्नी हैज़ बीन फैसिनेटिंग. एक चीज़ जो मेरे माइंड में चल रही है, वाई कार्नेलियन, लाइक इसके नाम के पीछे कुछ स्टोरी है, बिकॉज ये जेमस्टोन है. एंड सो ये आई थिंक मेरी जो पत्नी है, वाइफ स्वाति, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके इन्होंने इसको चूज़ किया था. तो कार्नेलियन एक सेमी प्रेशियस स्टोन है जिसको विच स्टैंड्स फॉर लक, प्रॉस्पेरिटी. एंड ये पुराने समय में इंडिया में भी और रोम में भी, रोमन एम्पायर में भी, पीपल used to keep in their tijori, for luck and prosperity and all. So we said, why don't we create a virtual, portfolio into it, because these days tijori is people's portfolio. So why don't we create a virtual portfolio for luck and endurance? So everybody, every wealthy person or every person has to have Carnelian in their portfolio to which is a sign of prosperity. That was a broad thought process. नहीं, अमेजिंग माइंडसेट. बिकॉज आपने बोला कि इंडिया अभी अगले 20 साल 30 साल तो इंडिया का ही टाइम है, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपका प्रोसेस कि जैसे हाउ डू यू आइडेंटिफाई मार्केट लीडर्स कि यार अच्छा मैं यहाँ पे हूँ,
अगले 5 साल 10 साल में, बिकॉज इंडिया एज अ स्टोरी इज ग्रोइंग राइट, बट सम सेक्टर्स विल ग्रो फास्टर. सो हाउ व्हाट इज़ योर अप्रोच, मतलब मैं उसमें थोड़ा जानना चाहूँ ग्रैन्युलर की, कि आप कैसे एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के पीछे जाते हो, एक ओवरव्यू. देखिए ऐसे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, बट आई कैन टेल यू, सी ब्रॉडली स्पीकिंग, एक तरीका देखा जाए तो गुड क्वालिटी बिजनेस, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट एट द राइट प्राइस, राइट. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच, राइट. नाउ हाउ एवरीबडी डज इट काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफरेंट. I think where we as an organization have focused, because ultimately if everybody does, you do what everybody does, then it's very hard to generate alpha. Yes. Correct? Because you will probably having pretty much similar portfolio than everybody else. So then how do you kind of make difference? And secondly, I am a big believer in risk adjusted return. Yes. For 1 unit of risk, I should be able to make extra reward, right? Yeah. And that is a very big focus for us. And secondly, I do believe the big money is made when you are able to see something where everybody is not focused. Yes. And something is changing. So I always say focus on rate of change. What is changing, and ahead of others. Okay. For example, जैसे हमने जब चालू किया था तब मई 2019 की बात है, मुझे लगता है हम ICICI बैंक में हमने बहुत बड़ी पोजीशन ली थी, एट 280 290 बक्स के लेवल पे. वहाँ पे लीडरशिप चेंज हुई, बट मार्केट वॉज नॉट टेकिंग नोट ऑफ इट. And we spent time with leadership and multiple levels of employees in and we could see a very big transformation happening. But most people were not even aware or not even ready to recognize that. And the good part about, I feel it's one level, again my strength or our which organization strength is that I have run businesses myself. I have built businesses myself in my previous avatar. So you will find rarely in combination of somebody who's building business and in being investing, who has built businesses and also been an investor, because then you can relate to the other side of the cycle, whether somebody is doing right or wrong. Yes, तो ये सेम चीज़ मार्केट विजिट में भी बोलते हैं कि एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आई एम थिंकिंग कि द लीडरशिप जो वर्ल्ड के लीडर्स है वो कैसे सोच रहे हैं, एंड हम भी वैसे ही सोचते हैं. करेक्ट. तो जब हमने देखा कि वहाँ पे पोजीशन, तो हमने जब सबकी टॉप होल्डिंग उस टाइम पे HDFC बैंक होती थी, तब हमने ICICI बैंक लिया. और लिया भी जब हमको कन्विक्शन आया, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था, तो हमने 10% हमारे फंड का लिया. सो देन यू डोंट hedge your conviction. Yes. When you have the conviction, then you go with lot of stake in it. Yes. So you have view and you are sticking your neck out on that view. Yes. Both are very important. If you have a view and then you buy 2%, it won't make an impact. Yeah. So I always say that we have to be backing our own conviction and don't seek comfort outside your own conviction. Don't seek comfort in others' conviction or others' point of view. If you have done your work, stay with it. It will reward. सेम वे अगर आप देखोगे तो पोस्ट पेंडेमिक अगस्त सितंबर की बात, हमने 2 बड़े थीम पकड़े, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग साइड. उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की छोड़ो, लोगों को इंडिया की बात नहीं पता थी, लोग मैन्युफैक्चरिंग तो बाद की बात आती है. हमने मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम पिकअप किया और कि ये डिकेडल ट्रेंड है, ये 10-15 साल 25 साल है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी लोग विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो कुड नॉट रिकग्नाइज. जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बात करते थे तो वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं चल सकता है. Yes. But because we could connect the dot, we built our conviction. We spoke to 30-40 companies. We connected dots. Even people who were denying actually were confirming our hypothesis in their own way. Many times, their actions say something and their words say something. Like one company who was putting large capex in India and was saying that it will not work in India. I said, why are you putting here? He said, no, here talent availability is high. So what I'm saying, you were confirming our hypothesis through different ways. So, but that strategy is very famous, as you know, the shift strategy, and delivered 40% CSGR over last 5 years and all. One of the best, performance. So then people start taking note of us, right? Yes. So when we had conviction, we didn't listen to what others are saying. We went and launched a strategy saying, we are small, nobody knows us. That time our total assets were 200-300 crores. Now such a small player coming and making a noise that, this is the next big thing. Yeah. You must listen to us. Initially we got only 20 crores, but we were not disappointed. We said, no problem, let's keep doing it what it is. Yes. And I would have made some 500 presentations in 6-12 months on that only, to people, to convince them. And as things progressed, people believed, and today everybody talks about manufacturing. Yes. So the real moat is in identifying things early, rate of change early, when things are changing for better early. And once you notice that rate of change, then obviously you go and put your money behind it. I do a lot of work.
So I think our focus is lot more is thinking slightly different. You know, we look at lots of data points which probably most people don't look at, right? Like one narrative goes on, capex is not happening in India, right? Now, why people say that, and we've been actually having significant overweight on the capex company since then, since 2020. If everybody is saying capex is not happening and our overweight is capex, why? Because everybody is looking capex as credit growth as a proxy to capex growth. Yes. Whereas this time around, capex is happening through internal accruals and the equity funding. Yes. But everybody is sticking to the narrative and not buying capital goods stocks. But for us, the real the confirmation came from the order book accretion of the capital goods companies. They were saying we are loaded with the orders. Today also the order book is all-time high, but still, so you don't have to look at the consensus data, conventional data. You have to find your own sort of conviction and data points in. So we've done a lot of things. So I always say that we want to think differently. Yes. And that is where I think source of opportunity, source of alpha comes. So basically rate of change and risk adjusted return, I would if I summarize कि ये दो है, because मैं बाकी भी पॉडकास्ट में आता हूँ, लोग यही बोलते हैं कि जब कोई आइडिया आ गया तो ट्रक लोड करके भाई करो, छोटा स्टेक लेके बड़ा वेल्थ नहीं बनती है. सो ओके, रेट ऑफ चेंज एंड रिसर्च. एनीथिंग एल्स यू डू टू फाइंड मार्केट लीडर? बिकॉज जैसे आपने कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग थिंग आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अलावा एनी अदर डेटा पॉइंट, जैसे सपोज किसी को मार्केट लीडर्स आइडेंटिफाई करना है, लाइक रेट ऑफ चेंज कुछ कैटलिस्ट हो गया, उसके अलावा एनी अदर थिंग्स यू लुक, जैसे आपने बोला बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आप एनालाइज करते हैं, और क्या चीज़ें, लाइक इफ यू कैन जस्ट गिव मी सम फॉर फ्यू मोर इनसाइट्स की. So I think generally what we look at in any company, opportunity size कितना बड़ा है, right? कि if it's small opportunity size कितना बड़ा बन जाएगा अगर आपको long term बड़ा विनर ढूंढना है तो. दूसरी बात हम देखते हैं कि भाई जो कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है compared to competition, वो how can it differentiate, and that strength could be anything. It doesn't have to be only product. It could be product, it could be even culture of the company. But culture of the company also could be a very big strength. Like for example, ICICI Bank, what was the strength in that? There was no market leader, but the change in the culture was a very big strength. So I'm saying strength could be today also, that remains. So there could be many sources of strength, differentiator, moat, whatever you can call, or right to win, whatever you can call it, right? That, so what is their right to win, what is their moat as compared to their competition, and which will kind of keep giving them sometimes even sheer drive up. So so that is what I think, so we look at that, what is the differentiator, right to win of that company particularly. And then of course another thing which we do is forensic research on each company in a detailed way. We have we've been doing it since 2007 in Edelweiss. It was a very popular product, first time we introduced in India. It used to be called their Analysis Beyond Consensus, ABC of research. उसको हमने और आगे लेके गए, उसको हमने और डेवलप किया है. तो आई थिंक सबसे बड़ी रिस्क कहाँ पे आती है? सबसे बड़ी रिस्क आती है खराब आदमी पे रुपया लगाने में. Yes. Right? So that is what, so this forensic research capability helps us to avoid those landmines, right? We go very deep into, checking the background of the people around, their policies, their annual reports. 10 साल के annual report पढ़ते हैं ताकि आपको पता चलता है किस तरह से उन्होंने over the years behave किया है. All those kind of things you go through. And so you don't want to be sitting or invested with a crook. Yes. So when people ask me what will you not do, I said the only thing in my book saying is that don't bet on a crook. Yes. Because you will never make money no matter what. Short term you might feel tempted, but you will never make money. You will eventually end up giving. So वहाँ पे हमें बहुत बड़ा focus रहता है हमारा कि, and as they say that if you avoid accidents, money saved is money earned. Yes. If I avoid 2 accidents in my portfolio, they also contribute to my alpha. So I think draggers or these kind of pullers down you have to avoid. And so आदमी पे बहुत काम करते हैं. और last I would say that we understand business model how in a very basic commonsensical manner. I always say that common sense is the most uncommon thing. People think big thing about business models and all, and I say business model को simple मारवाड़ी business model revenue के हिसाब से, like हमारी इंडस्ट्री में jargons बहुत यूज होते हैं, and you unpeel the jargon, कि भाई आप jargon छोड़ो, आप करते क्या वो बताओ. Right? So when you unpeel those jargons about the business, and then every business you can break it down to basics. कि आप क्या खरीदते हो, क्या बेचते हो और कैसे पैसा बनते हो, उसको you can break it down into very very basics, no matter how complex business is, right? So then you will
will start applying your basic fundas to investing. And it's actually, investing is not very difficult, provided you use. But what appears to be so simple, most people don't end up doing. अग्रीड इन बोलते हैं ना इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट नॉट अ साइंस. एंड आपने मैनेजमेंट क्वालिटी की बात की राइट, जिसमें आपने बोला लाइक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मैं देख रहा था आप एक कुछ CID फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. सो उसके बारे में बस कंपनीज लोग एक बार ढूंढ लेते हैं, बट मैनेजमेंट क्वालिटी इट्स ऑलवेज अ जजमेंट कॉल कि यार ये बंदा आप डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा. सो उसको आप कैसे लाइक हाउ डू यू बेसिकली क्वान्टिफाई दैट कि यार. सो देखिए, कोई भी सिस्टम आप डिवाइस कर लो, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है. तो व्हेन आई से दिस, इट डज नॉट मीन दैट यू ऑलवेज ट्राई टू इवॉल्व योर सिस्टम. एंड सो मैनेजमेंट क्वालिटी में हम 3 ही चीज़ देखते हैं: कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ड्राइव. नाउ हर चीज़ को असेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट. बट वाई वी सी दिस थिंग्स, इफ़ यू हैव कॉम्पिटेंस, नो इंटीग्रिटी, you are a crook. We as a minority shareholder will not make money. You have competence, integrity, no drive, company will not grow. There are a lot of companies, very high competence, integrity, but they have not grown only. Yes. They have not grown at all. So then I will not make money as a shareholder. You have drive, you have integrity, but no competence. Then your competition will eat you alive, Yes. right? So to make significant wealth, you have to have combination of these 3 things. Now each of them you assess in a different ways, right? I mean integrity, of course, कोई लिख के तो आता नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, कोई लिख के नहीं आता, right? So you have to see their past track record, when you see the annual reports, when you speak to their vendors, when you speak to their employees, ex-employees, you get to know कि उनके operating mechanism क्या है, right? And very often you may not get exact answer, but you will get feelers, right? Yes. And see, when in a public market investing, you are not doing diligence in the company. You are actually acting on a limited information, Yes. right? Disclosures and all those things. So you have to, do a lot of your own sort of external work. So I think, integrity is very, very important. Competence, again, you look at based on, we always look at like, बैकग्राउंड क्या है, क्या बिजनेस मॉडल बनाया है, क्या कैपेबिलिटी है बंदे की, व्हाट इज ड्राइविंग, हाउ इज ही कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, हाउ इज ही रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, हाउ ही हैज रिस्पॉन्डेड टू द मार्केट सिचुएशन इन द पास्ट, Yes. राइट. अगर कोई नया मैनेजमेंट है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जहाँ पे दूसरी कंपनी में काम किया उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट. एंड ड्राइव, अगेन, वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, Yes. मोटिवेशन क्या है आपको जो करने का, राइट. बड़ा बनाना, बढ़िया बनाना. करेक्ट. सो लाइक इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय मोटिवेशन, कि कुछ बड़ा बनाना, नाउ इट मीन्स आपको एक इतना तो ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ हम गलती कर सकते हैं, बट खोटा नहीं करेंगे. Yes. वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट वी विल नेवर डू फ्रॉडुलेंट थिंग्स. Yes. सो वंस यू अंडरस्टैंड कि गलतियां सबसे होंगी, कोई भी आदमी, तो व्हाट वी आर नॉट लुकिंग इज द पीपल हु मेक राइट डिसीजंस. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द कंपनीज की वॉज they won't be fraudulent. When things are difficult, they will not take shortcuts. Yes. When things are difficult, they will do right things as should be done in that time, because their motivation is not to cut corner. आप देखिए, many organizations like Yes Bank was a great bank, and built very, very fast, but because of the I factor Yes. missing, such a great franchise eventually went away. It created wealth a lot, Yes. but it went away, right? So we have seen that part is a very, very important part. And you can, anybody who looks at the lifestyle of the person, promoter, CEO, whatever is, if you look at his circle, if you talk to some people around, how he treats his people, how he is driven, what is his personal, habits. If you just kind of connect a lot of things, and you don't get all answer at one point in time, but when in different pieces you get, Connect the dots. and you connect the dots, and still it's not perfect. Look, you can never say it's perfect. नहीं, अमेजिंग आंसर. एंड आपने बोला कि मिस्टेक्स तो होती ही रहती है, राइट. एंड आई एम श्योर जब से यू स्टार्टेड कार्नियल या उसके पहले भी मिस्टेक्स हुई रहेगी. सो एनी टॉप मिस्टेक जो आपको लगता है कि यार या तो मैंने बड़ा बेट किया नहीं, या तो मैंने लाइक बेट किया एंड गलत हो गया, एंड लाइक उसके बारे में मुझे जानना है. सो देखिए, मैं करीबन हम लोग बोलते 3 तरह के रिस्क होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी. टाइप ए रिस्क ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, कि आपने इन्वेस्ट किया और आपका रुपया पूरा उड़ गया. वो रिस्क हमने अभी तक तो टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हमने ऐसा किया और पैसा उड़ गया, और ऐसा हमने कोई फ्रॉड पे पैसा लगा दिया या कोई बिजनेस मॉडल पे लगा दिया जो खराब था. टाइप बी इज रिस्क ऑफ मार्क टू मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क. वो तो आती रहती है हमारे कभी आने, मतलब वी हैव सीन इन लास्ट 6 years ऑल काइंड ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग कोविड, राइट. टाइप सी रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, जो आपने बोला कि कम लगा दिया या ज़्यादा लगाना चाहिए था, या नहीं लगाया, राइट. वो तो बहुत आती है, रोज़ हम कई बार मिस करते हैं, सोचते हैं इसको क्यों मिस किया, क्योंकि आप हर चीज, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट.
बट उनसे आप सीखते हो कि भाई इसमें हमने क्या मिस किया, उसको फिर आप इम्प्रूव करते हो. तो वी इम्प्रोवाइज आवर ओन मॉडल बाय लुकिंग एट दोज थिंग्स विच वॉट मेड अस लूज दैट. सो आई थिंक टाइप सी रिस्क वी वुड हैव मेड इसमें many. कोई एग्जांपल कुछ बोलते हैं दिस इज द बिजनेस ऑफ रिग्रेट, आप अच्छा करोगे तो लगता है यार कमबैक किया, मतलब हम दिस इज द बिजनेस ऑफ रिग्रेट, आप हमेशा रिग्रेट में ही रहते हो. तो इसका ही नहीं एग्जांपल कि यार आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया पर अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया कि यार. No, if you ask my personal, मैंने DMart का IPO में इन्वॉल्व था. ओके. And I knew Damani ji very well. I knew everything was well, and I still kind of didn't buy. I thought थोड़ा महंगा नीचे आएगा तो लेंगे, kind of thing, and it never kind of came. So I think one mistake, if you ask me, learning from my own, कि earlier I had lot more resistance to buy fairly priced stock, or I was always looking for bargain and cheap stocks. And in the process, I had a lot of type C risk, right? Now I have kind of overcome that it is okay to pay fair price or a decent price for a good business, as long as you can see the run for a long period of time. This is a very big change, at least I can tell you. In last 10 years, I have tried to do in myself, because still sometimes that Marwadi comes into me, and still that sasta wala, आदत पड़ जाता है. तो but still now we are more comfortable paying, but does not mean that we go part become fad. We don't become part of fad. We don't buy what we don't understand. Let be any exciting thing, right? So yeah, so mistakes तो बहुत होती हैं, ऐसा, and we learn from those mistakes. And one more I always say to our team, and even in my previous career I used to say that one fundamental principle we all should follow: when you realize your mistake, करेक्ट इट irrespective ऑफ द implication. उस टाइम पे ये मत सोचो कि इसकी implication क्या होगा, इसको छुपाना, इसको कवर करना. उसको पहले करेक्ट करो, फिर सोचेंगे कैसे उसको हैंडल करना है. सो डोंट थिंक ऑफ implications. ऐसा कुछ एग्जांपल हुआ है सिंस यू स्टार्टेड कार्निलियन की मिस्टेक की यू हैड टू. So we had one or two stocks where we thought we made a wrong judgment call on the fund, on management and all those things, and we immediately corrected. I think we ended up losing 20-30% on that stock, but that was fine. It was not a big deal. But I'm saying, when we realized, we said just get out. Don't remain invested into this, because this is not going to be. And that time don't think, अरे I will wait for the price to come back, मेरे भाव पे बेचूंगा, right? That time कहीं और बना लेंगे. But गलती रियलाइज हो गई पहले नहीं उसको. I mean same thing I remember मेरे करियर में, मेरे से एक गलती हुई थी, तो मैंने सबसे पहले जाके मेरे बॉस को बताया, राजेश को, कि ये ऐसा गलती हो गया है. इन्वेस्ट कर लिया था. इन्वेस्टिंग नहीं, दैट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्लाइंट. वी डिडंट हैंडल दैट क्लाइंट वेल एंड ऑल. आई सेड ये हो गया है, एंड आई एम करेक्टिंग इट, बट आई वांट यू टू नो. तो he said, अरे why you told me, otherwise I wouldn't even known for that. I said, I want you to know from me rather than somebody else, and say I'm correcting it, but you should know. So I think admitting mistakes is a very big important aspect. Most people are not able to admit mistake to themselves first. Forget others. Most people remain in the in the fallacy that, oh, I didn't make mistake, or you actually, when you make mistake or when something goes wrong, your first instinct is to blame outside rather than blaming inside, कि मैंने क्या गलती की उस पर सोचनी है. तो आई थिंक वो एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हम कल्चर कॉन्स्टेंटली ट्राई टू क्रिएट करते हैं कि हमने क्या गलती की और इस गलती को हम कैसे सुधारें. यस, इम्प्लीकेशन मत सोचो, बिकॉज बोलते हैं ना, डिफरेंस होता है बीइंग रॉन्ग एंड स्टेइंग रॉन्ग. कि अब गलत हो गए तो रहना नहीं है गलत, आपको कट करके जाना. नाउ यू स्पोक अबाउट मिस्टेक्स, एंड आई थिंक ये जो आपने चीज़ें बताई काफ़ी अच्छी है कि गलती हो गई तो सुधारो. मतलब नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग, किसी भी चीज़ में, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या गलती के रिपरकशन बाद में बहुत बड़े आते हैं. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, व्हाट वर सम विंस जिसमें लोगों ने आपको बोला कि यार नहीं, ये नहीं चलेगा, एंड आपने कन्विक्शन दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल विद IC में, ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे. एंड हाउ दैट चेंज्ड यू, बिकॉज हर इन्वेस्टर जो सक्सेसफुल होता है वो अगेंस्ट द बेसिकली लोगों के अगेंस्ट जाता है, एंड व्हेन ही गेट्स राइट उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा प्रोसेस सही है, अभी आई कैन फॉलो दिस. सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स. So, जैसे हमने हमारा पूरा फ्रेमवर्क बताया, जैसे मैंने बताया कि कार्निलियन में हम ये जो भी हमने फ्रेमवर्क हम बताते हैं, हमारे मैजिक बास्केट स्टॉक्स और फॉरेंसिक फ्रेमवर्क, ये सब हमने यही बनाया, राइट. तो ये हमने पहले बनाया हमारे हिसाब से कि किसको, फिर हम सबको बताते गए. तो जैसे ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. सो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया तो किसी को कोई बिलीव नहीं था, एंड बट वी डिड, एंड टुडे इट इज़ वेल अप्रिशिएटेड फंड अक्रॉस दिस इंडस्ट्री, राइट. And in fact, a lot of time people ask me, are you manufacturing expert? I said, I'm not manufacturing expert. That is just happens to be one thing, but we are actually investing expert, or we believe in doing right things, right? So I think इसमें कोई doubt नहीं है कि nothing succeeds like success when you आपका confidence भी बढ़ता है. That gives you lot more
energy to think for next big thing. Yes. It puts responsibility on you Yes, because yes. you don't want to be one trick pony कि आपने एक बार बोल दिया और बोला अभी मेरा लाइफ में सब यही हो गया है, I will live under this. So you have to constantly evolve and you constantly kind of keep looking for the next thing. So we keep doing that. So never be complacent with what you have done. Yes. But yeah, take pride in what has worked, what has been done differentially. So we feel, of course, we are proud about what we have done. We are not arrogant about what we have done because there are lots of smart people in this world. We are not the only people, and people are doing so. We are just saying that be humble and keep doing your work, and hopefully, journey will be rewarding. बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि बेयर मार्केट में जब आया था तब आपकी काफ़ी लाइक माइंडसेट चेंज हो रही। एज अ इन्वेस्टर की जर्नी में भी चलो अच्छे टाइम में पैसा बन जाता है, बट बहुत सारे कम इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट में वो पैसा रख पाते। सो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे एज अ बेयर मार्केट हाउ डू यू एम्ब्रेस, बिकॉज हम 3 से 4 साइकिल्स देख लिए बुल बेयर मार्केट के। बेयर मार्केट में कन्विक्शन गेट्स टेस्टेड, राइट? बिकॉज हम बोलते हैं ना कि भाव भगवान है, कि भले कन्विक्शन है सब, बट प्राइस अल्टीमेटली टेस्ट यू कि यार इरेशनल आ जाता है। सो बिकॉज मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल, तो उस टाइम पे कैसे, हाउ डू यू बेसिकली स्टे, आपका माइंड क्लियर रखते कि यार ठीक है जो था, लाइक वो कैसे होता है? वॉज दैट कन्विक्शन बुलाना इज नॉट ईजी। तो देखिए वो उसमें वही है कि लॉट ऑफ टाइम पीपल असाइन permanency to the portfolio values. Yes. So you see your portfolio value is 100, you say I'm like very rich, and it went to 200, I'm very rich 300. So you mark to market your portfolio very often, and when you mark to market value, when it goes down, you start, so you assign your own worth with the portfolio up and down, which partly is true, partly is wrong. Of course everybody wants to feel, value the portfolio and say how I'm creating wealth or not, but anybody who's been in the market for a long time also knows that 30-40% market can go anytime, any down for many reasons, right? Yes. So you have to distinguish between the share price and the business. And very often, most people don't end up doing that. Yes. I mean, my big winners in my portfolio have seen 30-40% drawdowns several times over, right? Now, but the only reason you remain convinced is that because the quality of the business is good, you are convinced about the business, and you are saying, मेरे को लॉन्ग टर्म देखना है, मेरे को तो पैसा बनाना है, ये बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, और शॉर्ट टर्म आएगी तो भी आदमी में प्रॉब्लम नहीं, ही विल फिगर इट आउट, राइट? सो यू हैव टू हैव फेथ इन द पर्सन बिहाइंड, एंड यू हैव टू हैव फेथ इन द बिजनेस मॉडल, एंड you are evaluating all the time. It's not that, but evaluation should be on the business, not on the share price. Yes. Right? And nobody likes to see drawdown in the portfolio. It will be wrong to say that, I don't feel bad when portfolio goes down. It is, but do you react out of that bad feeling and say, बेच के निकल जाओ, right? Or your, best found ideas, you end up selling, that is wrong according to me. And they say that digesting your winners is the most hardest thing. Yes. And very often people ask me, and this is a public knowledge, so I mean, that I have had 300x in my portfolio. Now, how do you sit on that, right? Yes. And so it's not about, I'm not assigning any value to that company. I mean, for me, it's a company I am known for long, and it's a company. So what I'm saying is I just remain invested, I remain committed, and then I keep evaluating, and still it looks very exciting. So the point I'm trying to tell you, the day it looks that growth is gone, that's the time you sell. But otherwise you don't. So remaining invested, holding on to your winners is the actually very big secret sauce to success. And if you see any big investors, whether राकेश भैया हुआ या कोई भी, आप जितने भी, आप दमानी जी या कोई भी आप जिनसे आप देख लीजिए, चाहे वो मधु केला साहब हुआ, कोई, इनके सबके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े विनर्स हैं जो दे डिटरमाइन द लार्ज पार्ट ऑफ देयर वेल्थ, which have become 100, 200, 300 baggers, right? And they've stayed through for 10, 15, 20 years. So it's not my buying or selling that made me money, it's my waiting that made me the money. Correct. So अभी आपने राकेश जी को मेंशन किया, लाइक आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों से इंस्पायर हुए रहेंगे, बट एनी स्पेसिफिक लेसन जो आपने उनसे इंटरेक्शन में सीखा? बिकॉज जो एक चीज़ मैं जब भी किसी से भी बात कर रहा हूँ बोलते कि वो ऐसे थे जो ही विल, इफ़ ही हैज़ एन आइडिया और उनको कन्विक्शन आ गया, वो इतनी बड़ी बेट लेंगे और उसको राइड करेंगे, विच वेरी फ्यू पीपल कैन डू, बड़ा बेट भी करना एंड उसको लंबा राइड भी करना. सो एनी लर्निंग्स फ्रॉम हिम या जो आपके like which has changed your perspective towards market? No, I mean, he was an extraordinary person, human being, and also a great investor. I mean, we all know that. So every time you met him, you picked up something new. But I think what he always was about, like you rightly said, that bet on a conviction, right? And once you understood, then you go in and then stay invested. So, and he always had a big picture, very, I mean, don't get lost into the
details. Very often I think investors get lost into 25% margin है कि 24% margin है 26. That's not what's going to drive. Actually you need to drive the big picture, saying growth कितना है, management कैसा है, and then stay invested. Looking at too many details actually is not really going to be helpful. It's good for intellectual discussion but not really for a great outcome. So your big calls have to be made on big picture, big calls like on management and the opportunity. And that's what I think he did all about. And does not mean that you don't see anything, but so I think and I think he was very adaptable. Once he could change his view either side. Yes. Once you get the additional information, which was I think in my opinion great capability to have. अमेजिंग. आपने दमानी जी का भी मेंशन किया था, राधा कृष्ण दमानी जी से यू इंटरेक्टेड. जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में मुझे रमेश जी ने कहा कि इज़ अ ग्रेट लिसनर. मतलब आप उनको वो वर्ल्ड रूम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे पर सबसे कम बात करेंगे. एनी अदर स्पेसिफिक ट्रेड्स जो आप उनसे सीखे हो? नहीं, आई मीन मेरा इतना कोई बहुत ज़्यादा वन ऑन इन्वेस्टिंग इस तरह का कोई उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ कि मैं उनसे कुछ. बट ऑफ कोर्स he's a great legend, and when you see his investments and all, again his horizons are very long, and I think he also follows very commonsensical investing. I think once he said that entry price is very important, right? So once you get the entry price right, because so many uncertainties are there. Yes. If you get your entry price right, then I think you can withstand a lot of uncertainty in the business. So which is what I think he has always done. He's bought a lot of stocks at a very right price when nobody wants to buy, but of course he has his own ki dhanda theek hai na ki nahi hai. So, but I think I believe that he has created far more wealth in his life being an entrepreneur than an investor. Yes. So I think probably in my opinion he should be celebrated more as an entrepreneur than an investor. In fact, हमारी जी मुझे एक चीज़ थी, is the only person who has been a trader, speculator, investor and then an entrepreneur. Correct. तीनों हैट पहनना easy नहीं है. Correct. Now we are talking about क्या drawdowns में आप survive कर सकते हो. So for you have the conviction कि चलो यार drawdown आ गया. But because now you are managing public money. So investors को how do you convince? कि because investors यार 20% डाउन है, 30% डाउन है, तो मुझे वो भी जानना है कि what lessons you give to them कि यार ठीक है ना, हो रहा है, how do you convince? Because investors को हर बार जैसे bear market आ गया, अरे यार प्राइस नीचे है, प्राइस नहीं चल रहा है, they want quick returns. जैसे आपने और हमने भी स्टार्ट किया, quick return चाहिए, सबका mindset वही होता है. तो भले वो बात करते सालों की, बट 1-2 महीने में रिटर्न. तो how do you manage that? No, so I think it's changing. Investor education, yes. Awareness is beginning to, and we do a lot of communication to our investors, and we always say that if you want quick return, please don't give us money. We are not in a hurry, so you probably will end up making a mistake if you give us money. So see, there is always a manager for every investor. Yes. Maybe we are not right set of managers for them. So we always tell our investors, we try to create perspective. We build perspective. अगर आप देखोगे कि पिछले 2002 में मेरे को याद है निफ्टी 800 पॉइंट था, आज 25,000 है. Yes. अब अगर इस 22 साल की जर्नी में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 17-18% का CAGR रिटर्न दिया है. इस पीरियड में आप देखो कितने ड्रॉडाउन्स आए. UPA 1, UPA 2, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 3G स्कैम, कोल स्कैम, फ्रिजाइल 5, डीमॉन, GST, IL&FS क्राइसिस, पेंडेमिक, यूक्रेन वॉर. आई मीन आप जो भी सोच सकते हैं सब तरह की क्राइसिस, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, वॉलेटिलिटी 30% डाउन, 20% डाउन, हर तरह का है, राइट. पर हु हैज मेड मनी 17-18% CAGR? द वन हु हैज रिमेन इन्वेस्टेड, राइट. सो एंड एक्चुअली मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपको डिसाइड करना है, आपको जल्दी बनाना है, ज़्यादा बनाना है. जल्दी बनाना वी आर नॉट द राइट पीपल, ज़्यादा बनाना वी आर द राइट पीपल. तो अगर आपको बिटवीन जल्दी एंड ज़्यादा चूज कर लो, हम ज़्यादा वाले लोग हैं, जल्दी वाले लोग नहीं हैं. तो आपको जल्दी है तो आप कहीं और दे दीजिए. बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं इसमें. तो वही एक हमारी पर्सपेक्टिव है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं. जैसे कि मैंने बताया, हम जब हमारा बिजनेस भी बना रहे हैं, आवर थिंकिंग इज 10-20 ईयर्स, नॉट इवन 2 ईयर्स, कि हम 10, 12, 15, 20 साल में धंधे को कैसे बनाना है. सो पोर्टफोलियो ऑल्सो शुड बी लाइक that if I invest 100 rupees today, in 10 years time, how can it be or what it will be? And that's when we try to create a lot of perspective. If you ask me, our presentation of Bharat Amritkal is a great way of building perspective, that how to look at India over next 10, 15, 20 years. If you ask me, I mean many places I have given talk, and many places like I have gone people have given standing ovation, because nobody talks about India like that. India needs to be understood properly, and I think saying one thing is a bull market is one thing, but giving with data that why India will do well is a very different thing. So creating awareness and conviction into others is a more important thing. See, बहुत लोग बोलते हैं मार्केट अच्छा है, right? But creating conviction in our investor is so we try to create conviction in our investors, our partners, saying that क्यों इंडिया अच्छा है इसको आप पहले समझो. इसलिए मत मानो बिकॉज मैं बोल रहा हूँ.
आप पहले समझो, एंड इफ यू आर कन्विंस देन यू गिव अस द मनी, एंड देन यू गिव अस मनी फॉर लॉन्ग टर्म. फिर ड्रॉ डाउन, एंड फॉर्चुनेटली वी आर मे बी we don't have much pain from any of the investors. We have not got in last 6 years any investor saying that अरे drawdown हो गया क्या करने का. Generally speaking, we have not had any pain. So touch wood, maybe we are lucky, or maybe investors are maturing now over the years. नहीं, आपने इन्वेस्टर को एजुकेट भी सही से किया तो माइंडसेट भी अलाइन हो गया. बोलते हैं सोच सालों की नहीं दशकों की होनी चाहिए, तो वही माइंडसेट से आ रहा है ना. अपने इंडिया के बारे में जैसे बोल रहे हो, यू आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडिया. एनी की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ जो आपको लग रहा है कि लाइक कंजम्पशन इज अ पॉपुलर थीम जो विच विल डू वेल, चाइना +1 है, व्हाट डू यू थिंक विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ? लाइक आई थिंक देखिए बहुत कुछ इंडिया के ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है. वो तो कोई, आई थिंक सबसे बड़ा जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो इंडिया का माइंडसेट है. इंडिया का जो माइंडसेट बदल गया है ना, ये माइंडसेट सबसे बड़ा ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है. बिकॉज पुअर माइंडसेट को जो रेट ऑफ चेंज मैंने बोला इन्वेस्टिंग में कि रेट ऑफ चेंज आदमी की देखनी चाहिए. तो इस पे बदलाव क्या आया है, अगर आप देखोगे इंडिया में बदलाव क्या है, उस बदलाव पे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप देखिए कुछ, मैं जनरली बात करता हूँ 5-6 बड़े बदलाव इंडिया में आए हैं. मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, फंडामेंटल जो रिफॉर्म वो सब तो हुए हैं, पर जो हमारी सॉफ्ट माइंडसेट में क्या बदलाव आया है, ये बहुत बड़े बदलाव है. सबसे पहला बदलाव ये आया है कि इंडिया हैज स्टॉप थिंकिंग इंक्रीमेंटल, वी आर थिंकिंग एक्सपोनेंशियली. हम ये नहीं कहते हैं कि अब ना हम गरीबी को 20 साल में हटाएंगे, पावर 20 साल में लगाएंगे, फैक्ट्रीज में हमको पहले इतना लगाएंगे फिर बड़ा. वी आर थिंकिंग ग्लोबल स्केल फैक्ट्रीज, हम पावर फॉर ऑल 5 years, हाउसिंग फॉर 3 years, ऐसा छोटा छोटा मतलब फास्ट हमको, हम वी आर बिल्डिंग एयरपोर्ट्स इन 10 years what we built in 70 years. I'm saying entrepreneurs are putting capex more than what they put in last 50 years. So everybody thinking exponentially. It has a huge implication कि तू सोच. In fact मैं तो ये बोलता हूँ कुंभ is also example of exponential thinking. ह्यूमैनिटी में आज तक इतनी बड़ी कांग्रेगेशन ऑफ पीपल हुई नहीं है. बट थिंक अबाउट इट फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु हैज ऑर्गेनाइज्ड इट, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स दैट पर्सन हैज टेकन और द टीम हैज टेकन, और द चाहे वो मेडिकल रिस्क हो, चाहे वो पेंडेमिक रिस्क हो, सिक्योरिटी रिस्क हो, बहुत सारे रिस्क आपने, बट यू स्टिल एंडेड अप डूइंग इट. दैट इज नथिंग बट अ साइन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंडिया. दूसरा बड़ा माइंडसेट बदलाव, हम एक बचपन से हमको एक सिखाया हम गरीब देश है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब देश हैं, और ये हमारे कन्विंस्ड है साइकी में. इनफैक्ट एक बार 2012 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था, हमारे पास डिफेंस के लिए पैसा नहीं है. आज आप सोचिए हम कहीं ऐसा कुछ सुनते नहीं है. सेम कंट्री, सेम पीपल, सेम इकोनॉमी, सेम ब्यूरोक्रेसी, बट वी आर सेइंग विल बिल्ड बेस्ट इन द क्लास. हम स्पेस की भी बात करते हैं, हम नॉलेज की भी बात करते हैं, इनोवेशन की भी बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बट टुडे यू आर थिंकिंग अनकंस्ट्रेंड. इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस होती हैं. जब मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स आर टॉकिंग कि हम तो ग्लोबल स्केल की कंपनियां बना रहे हैं. अभी दे आर नॉट सेइंग इंडिया में लीडरशिप, दे आर सेइंग ग्लोबल स्केल कंपनीज. नाउ ये पोटेंशियल इंडिया में था और है, पर ये जो बदलाव आया है अभी वो इंडिया को खाली मार्केट मान के कंपनियां नहीं बना रहे हैं. राइट. तीसरी बात, अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली हम एक मानसिक गुलामी से पहले गुजर रहे थे आज़ादी के बाद भी, कि हमको कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम विल लुक टुवर्ड्स वेस्ट फॉर सोल्यूशन. ठीक है, हम वहाँ पे से कॉपी के कॉस्ट पेस्ट करते. 1992 का रिफॉर्म भी अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक ने लिख के दिया था, हमने इम्प्लीमेंट किया था. आज वो बात नहीं है. इंडिया हैज़ फाउंड इट्स कॉन्फिडेंस टू फाइंड सोल्यूशन टू इट्स ओन, इन इट्स ओन वे, सूटिंग टू इट्स ओन सोसाइटी एंड ओन कंडीशंस. यूपीआई, कोविड में वेस्टर्न स्टाइल स्टिमुलस का हमारे सरकार पे कितना प्रेशर था, पर हमने वो नहीं किया. हमने हमारा स्टिमुलस हमारे तरीके में. आज सब जगह वो पढ़ाया जाता है कि इट वाज द बेस्ट वे टू हैंडल इकोनॉमी दैट पॉइंट. सो हमने वैक्सीन पे हमने फाइजर की कॉपी पेस्ट नहीं किया. वी डिडंट गेट ब्लैकमेल्ड बाय फाइजर. वी सेड विल इनोवेट आवर ओन वैक्सीन एंड वी डिड दैट एंड वी सर्व द वर्ल्ड. सो वी आर नॉट अप्रोचिंग फ्रॉम अ मानसिक गुलामी, जो अभी हम कहते हैं हमको पता, हम ढूंढ लेंगे, हमारे पास इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वी विल फाइंड वे. इट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज नाउ यू आर गोइंग एंड टीचिंग टू द वर्ल्ड. Right? Fourth, India is innovating at a scale and a low cost. UPI, telecom, classic. Nowhere in the world less than $2 unlimited data. चाइना में भी नहीं है. But जब इतना सस्ता होता तो आपकी इतनी बड़ी population is part of your, you and I, and they have the same access to the same internet, it's a very big change. Right? Today, why in small cities businesses are coming? Because of accessibility of the data, internet,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है वो हमको भी है और उनको भी है. तो नाउ वाई कंपनीज आर गेटिंग बिल्ट इन अ रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन कंट्री इज बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द एवरीथिंग. कनेक्टिविटी है, रोड्स हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है. तो वाई यू नीड टू माइग्रेट एंड इट्स अ वेरी बिग. सो ये और लाइक अभी रिसेंटली आई मेट few kids, 3 kids in from Orissa in some 2 year 3 college, and they cracked one challenge by the defense department, and they got grant, they got 50 acres of land, and now they are trying to raise capital so that they can put up the plant. And now this is India, and that's a global scale problem. I am invested in a company which has cracked 5 global scale company, a local food scientist. Okay. She has cracked 5 global scale problem with a native basic science at fraction of the cost of what anybody would do. So ये इंडिया में हो रहा है. इसका समय लोगों को धीरे धीरे आते समय पता चलेगा. And the last but not the least, जब when it comes to global stage, India does not think small. We are not sitting in the corner. We are taking center stage. We are being assertive. ये एक बहुत बड़ा बदलाव है. ये हम पहले नहीं, हम तो पुअर देश है जी, हम तो गरीब हैं जी, हम तो ऐसे हैं जी, वो ऐसा नहीं होता है. अभी वो इवन हमारे लीडर्स जब जाते हैं तो दे आर रिस्पेक्टेड. Even when Indians go today, Indians go proudly abroad, right? Indians are respected. In fact, Indians earlier आप बाहर जाओ तो Indians को लोग सर्विस नहीं देते. अभी Indians are considered spenders. Yes. Now ये चेंज है, right? ये बहुत बड़ा चेंज है. कैसे चेंज हुआ ये? तो ये हमारे आत्मविश्वास का चेंज है as a country. And once a collective psychology of a country gets awakened, it is very hard to reverse. Very often people say कि अरे कल को गवर्नमेंट चेंज हो गया तो क्या होगा. ऐसे ये कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस एंड कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ द कंट्री, वंस इट इज रीसेट, इट इज वेरी हार्ड टू अनडू. एंड दैट इज द रियल पावर ऑफ इंडिया. व्हाई इंडिया विल डू नेक्स्ट इन 10, 15, 20 years. अमेजिंग आंसर. मतलब मैंने आई थिंक ऐसा आंसर कहीं नहीं सुना है. इनफैक्ट मुझे लगता है एक पॉडकास्ट तो सिर्फ जो भारत अमृतकाल है उस पर ही डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा. अमेजिंग सच में. अब हम यहाँ पे बात करें माइंडसेट चेंज की, राइट? हमने इन्वेस्टिंग की बात की. एक जो बेसिकली जैसे आपने एक लीप ऑफ फेथ भी लेना रहता है, राइट? आपने जब एडलवाइस छोड़ा, एक माइंडसेट था, इसीलिए यू लेफ्ट. सो आई वांट टू नो, जो लोग वो आर डूइंग वेल इन द जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? कि बिकॉज बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है कि आप प्लेन से जंप मारते हो और हवा में अब अपना ये पैराशूट है वो चालू करते हो. तो वो जर्नी के लिए व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? ना देखिए, कोई भी आदमी कभी भी चालू करेगा, सबसे पहली बात होती है कि सैलरी इज़ द बिगेस्ट ड्रग. वो जब भी आपको वो आपको हमेशा ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा. सेकेंडली, यू शुड नेवर डू बिकॉज अदर्स आर डूइंग. यू शुड डू बिकॉज यू हैव अ पर्पस इन माइंड. यू शुड डू, यू हैव अ पर्पस, यू हैव एन आइडिया, यू हैव सम कीड़ा इन माइंड, राइट? कि मेरे को ये कुछ करना है, राइट? बिकॉज देन everything is peripheral, right? Then you are not getting guided by मैं वहाँ पे 100 रुपया बनाता था, अभी तो 80 हो गया, अभी 150 हो गया, I am successful. You are not benchmarking with anything. Then you are so I think there should be, entrepreneurship should be purpose driven according to me. It should not be just because either others are doing or ये करना है इसलिए करना है. तो वो that is I would say. So once it is purpose driven, goal driven, idea driven, dream driven, then you don't get tired. When setbacks will come, for sure, are bound to come. But when setbacks come, your resilience is far more quicker and faster than anybody else. And your perseverance is far, far, far more higher when it is purpose driven, because then you don't give up very easily, right? So I think I would say that you should do only when you have, a reason to do it, not just because others are doing it. Amazing. एंड हमेशा बोलते हैं जो हमारी सक्सेस होती है वो हमारी खुद की नहीं होती है, इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस. नाउ टॉकिंग अबाउट योर वाइफ, वो आपकी कंपनी के CEO है. सो व्हाट डू यू थिंक उनका कितना इम्पैक्ट रहा है? आपने अपनी मम्मी के बारे में बताया कि मम्मी की वजह से आपने, लाइक आपकी सोच बड़ी बनी कि यार मम्मी के लिए कुछ करना है. व्हाट उनका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? नहीं देखिए, आपकी लाइफ पार्टनर सबसे बड़ी साथी होती है, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है. एंड फॉर्चुनेटली हम एडलवाइस में भी साथ में काम करते थे, वहीं पे हम उनसे मिले भी. तो एंड बट वहाँ पे हमारे रोल्स अलग थे. बट पार्टली उन कार्नेलियन चालू करने की इंस्पिरेशन भी उनसे भी आई थी, क्योंकि वंस शी टोल्ड मी दैट आई वांटेड टू मैरी अ बिजनेसमैन. तो जोकिंगली, तो ऐसे ठीक है. बट शी इज़ अ वेरी गुड साउंडिंग बोर्ड. शी इज़ वेरी so we discuss very often. If I am confused about anything, I just use it as a sounding board. When in my weak moments,
when, initially things were difficult, Yes. she used to be great support, saying, why do we need anything? Don't worry, it'll be fine. You just keep working at it. So you need a very good partner, sounding board in difficult times, especially in difficult times. And I think she has been a great support, on those difficult times, especially in the last 5-6 years. Of course, she's also been great, in doing, building the firm. The last year she took over as a CEO. So I think now she's also, taking it further. I focus a lot more on other aspects, but yeah, she's been great help, and I think, she also, has ability to show me the mirror as well. When I falter, when I Yes. become arrogant, she'll say, I think you are becoming overconfident. Yeah. And we all have we are human beings. Yes. When things go our way, we become arrogant, and human beings tend to swing like this, right? And we need to have you know, mechanism to bring us back to the center. Yes. And those mechanisms could be anybody. It could be your friend, it could be your wife, it could be, but everybody should have a mechanism. When you are down, they can pull you out and say things are not as bad as you think are. And when you are flying, then you can bring it down, saying things are not as good as you think you are, and things will be fine. So I think Swati plays that role very, very beautifully. अमेजिंग. मतलब मेरे माइंड में एक बात आ रही है, जब डिनर टेबल पे बातें होती है तो लाइक मार्केट्स के बारे में होती है, बिकॉज आप दोनों मार्केट्स को इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं कि लाइक क्या होती है जनरल लाइक बात? इट्स No, I think we don't talk much work at home. Generally it's more about family and more about. So very rarely we talk. I mean, sometimes then if we have to discuss, then we will not discuss on dinner table. We'll sit down separately, and few things if we have to discuss, we'll discuss. But generally speaking, we don't talk much markets or anything at work, at home. ओके. सो आपने बोला कि लाइक एक ब्रेक लेना ज़रूरी है, लाइक आप काम हो गया उसके बाद यू डोंट अबाउट नाउ. आई हैव बीन रीडिंग कि यू हैव बीन फोकसिंग मोर ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ें बियॉन्ड मार्केट, जैसे विपासना का. आई वाज रीडिंग यू गो टू विपासना. कैन यू टेल मी वो एक्सपीरियंस कैसे आपको चेंज कर देता है, लाइक हाउ डज दैट हेल्प यू? बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की है. एंड मार्केट्स लाइक हमारी ट्रेड इन्वेस्टिंग जो मार्केट स्टॉक मार्केट में इट्स आई वुड से सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. आपको डेली कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ रही. सो उसके लिए ये कैसे ज़रूरी है? देखिए, मतलब मैं मार्केट का तो उसका बाई प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मी. आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, किसी भी आदमी को अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए, टू लिव अ कंप्लीट फुल लाइफ, you have to look towards spirituality. You have to look within. I think like I said, when I came, my only thing in my mind was making money. Yes. Very aggressive, very short tempered, right? And not focused on how others will think or what people will. I would be like only focused on my goal. But then you realize that why, and so these kind of, so when I went to Vipassana first time, it started making me think, what is the meaning of life? Why I'm doing what I'm doing? It starts opening that thought process in you, right? Otherwise, actually, most people do things for the sake of it. They don't know why they are doing what they're doing, right? What is the eventual purpose? Why should you do what you're doing, right? And that thought process starts, somewhere in your mind. It doesn't come overnight. It takes time. Yes. 2012, and today we are talking 13 years, and I've done multiple times. But beginning of that thought process creates the journey, and the journey becomes very rewarding. So, and secondly, I believe that all of us have to have very good, material wealth is only one part, but I think physical and mental health is very, very important. And if you have physical and mental health, then your material wealth will anyway be taken care. Yes. But very often, for chasing material wealth, we end up compromising on physical health and mental health. Yes. And I always say that, I was very late in starting Vipassana. I wish I started when I was 20 years old. My life would have been very different. But it's never late. Jab jago tab savera. Yes. But my point is, I'm trying to tell you that spirituality is something, and any form of, I'm not saying Vipassana, I must recommend I do recommend for everyone to go. Okay. In my company, there's open offer to every employee to take paid leave to go for 10 days Vipassana as many times as they can. No restrictions. So exactly what happens in a Vipassana? So I think it's an experience to go. Basically, it basically, so we all know intellectually life is, not permanent. Yes. But we behave like as if life is permanent. We collect things as if life is permanent, right? So what is the source of misery? Attachment
and resentment, right? We have things, we get attached to it, and we want more and more and more, and or we don't like something and we resent them. So life moves between these two. Now intellectually we are aware, but how do we practically not able to implement in our lives? We behave same way, right? So Vipassana is a technique to teach our mind practically how to remain equanimous in all situation. आप कोई भी फिलोसॉफी, कोई भी रिलीजन, कोई भी स्टडी कर लीजिए, आपको एक ही चीज़ बाहर आएगी कि समता में रहो, एक बी इक्वानिमस इन ऑल सिचुएशन, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, दिस शेल टू पास एंड ऑल दोस थिंग. ये इंटेलेक्चुअली हमें अवेयर होता है, बट उस इंटेलेक्चुअल नॉलेज को प्रैक्टिकली आप कैसे अपने अंदर ला सकते हो, उसकी टेक्निक ये सिखाते हैं. और अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो तो आप इवेंचुअली इक्वानिमस आदमी बन ही जाओगे. एंड आपके लाइफ में फिर वो जितने सारे स्ट्रेस होते हैं, आपको लाइफ को देखने का नज़रिया, तो आप फिर खुशी में बहुत अच्छे खुश नहीं होगा और दुख में बहुत अच्छे दुखी नहीं होगा. यू विल रिमेन very calm and equanimous, and you will always have awareness that everything is impermanent. Yes. Right? So once Buddha was asked that what is the most amusing thing about human beings, you ask. He said everybody knows that life is impermanent or things are impermanent, but everybody believes that they will be here permanently or they will be here forever. So I think that's how all of us are. So once you have this awareness, then you can conduct your life in a very, very different manner. And when you conduct your life very, very different manner, it will have an impact on your profession, whatever profession you are following. Not only investing. Yeah. Whatever profession you are investing, you will make far more balanced decision. And this is also true that all successful people are successful because of their judgment and because of their decision making, because they make decision in that moment in an appropriate manner. Right? That I say that your judgment is, what is your judgment about a situation, people, person determines your future. So your judgment start improving. Your judgment about situation starts improving. Your reaction then accordingly comes out differently, right? So these are all inputs in that. And if you are able to, if you practice and you are able to reorient yourself in a way where your most of the judgments are equanimous in a situation, then you are bound to be successful. Amazing. Definitely I'll try Vipassana. Strongly recommended. And I'm telling you, a lot of people think that it is for old age, I'm young. Or secondly, people think that how can I take 10 days? I'm telling speak na, baat bhi nahi kar sakte. But I'm saying it's two things. Speaking is overrated. You don't feel at all like you're missing something. And secondly, we assign too much importance to ourselves that I can't go for 10 days. Nobody cares. And the world remains same when you come back. Nothing changes. So don't worry. Go for it. Amazing. आपने बोला कि physical health and mental health is important. बोलते हैं कि you may have 1,000 problems until you have a health problem, then you only have one problem. So now talking about physical health and mental health, जैसे like I have seen that marathon continuously भागते, like जो physical और जो mental activities है, how has that impacted you or helped you in your journey? कि यार because बहुत सारे लोग इसको neglect करते हैं, जैसे like राकेश जी की हम बात कर रहे थे, like दमानी जी ने बोला कि यार he was doing everything right, but उन्होंने physical health उसको बहुत neglect कर लिया. And दमानी जी बोला मैं specifically I am focusing more on that. So वो बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है. तो उस पर आपके क्या थॉट्स? आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है कि भाई यू हैव 1,000 प्रॉब्लम अंटिल यू हैव प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, राइट? सो आप कितने भी करोड़पति हो, कितने भी रुपए हो आपके पास, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे राकेश भैया, कोई भी हो, पैसा उतना ही काम आ सकता है. व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, मनी इज ऑफ ओनली लिमिटेड यूज. Steve Jobs also could not do anything, right? So I'm saying nobody, because so eventually you have to take care of your health, right? I'm not saying even if you take care of your health then nothing will happen. That's not the, I mean, we have seen people, most fitness fanatics also die in 45, 50 years of age. I mean, that's, not an answer, right? The point is that you have to take care of your fitness. You can't be, if you lead a life which is lazy and you don't take care, it will eventually reflect. So I say that's when I keep on saying that physical health and mental health, and you do whatever you feel like. I do yoga, I used to run marathon, I have reduced that, but I focus more on yoga. Some people go to gym, do whatever you like, you go for a brisk walk also, doesn't matter, but do whatever you like, but you should feel energetic. See, again, it has impact on your, if you are lazy, it will impact on your decision making. At work you will not be energetic, your application will go down. But if you are not overweight, if you are fit and your energy is high, your application outcome will be very different than a person who is overweight and is yawning. And so it's again a very simple thing.
विकास जी, आपने अपनी वाइफ के बारे में बात की, हाउ शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. नाउ टॉकिंग अबाउट योर किड्स एज अ फादर, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें बोली कि पर्सनल फाइनेंस उनको सिखाया नहीं जाता है बचपन से. सो एज अ फादर, व्हाट डू यू टीच देम अबाउट लाइफ? I mean, see, as a parent, you always try to kind of share your experiences. So, and I've been, and they've seen me, but we discuss very often business model. If I invest in a company, I will just start taking discussion with them. In fact, I've taken my daughters to some plant visits also when I go, or some meetings and all, so that they can observe and learn. So I think I personally believe that there is no answer to learn yourself, try yourself and then do it. So, and whatever little I have learned from life, I keep teaching them. I've been trying to get them to do, meditation with person. I'm still not successful. But yeah, I mean, I think, I do, as a parent, I think we all can give value system. Yes. Unfortunately, both of us was just trying to give them, and we don't want to give them any flashy life or anything. We are, very simple family. So we keep, discussing around that, and hopefully, I think rather than preaching them through words, I think you have to, they have to observe you, Yes. because that will be far more learning. If you do right things, they will learn right things. But if I preach them, right things and do wrong things, then they will not. So I think your behavior or action is, in my opinion, how you conduct your life should be the biggest teacher and lesson them. So how do you improvise yourself? Like I said, I used to be, and my kids have, improved me as a person. Well, I used to say that I was a very short-tempered, aggressive, and crazy person, right? And when you see that, what impact it will have on your kids, you automatically start rewiring and start thinking, and Yes. sometimes they ask questions which make you think that, oh yeah, you're right, I'm telling them something, but probably I'm not doing the same thing. So I think they also at times help you grow. And Yes. being a parent is actually, if you ask me, another level of dimension of growth which opens up. Yes. And I am very thankful that in that sense I have both sensible kids, so they help me grow as well. दैट्स ग्रेट. आपने स्टार्ट में मेंशन किया था कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जब पैसे की इतने आपके पास एक्सेस नहीं था, एंड नाउ लाइक बट फॉर योर किड्स उनके पास हमेशा पैसे का एक्सेस है, एंड अभी वो एक्सेस और बढ़ गया. सो व्हाट डू यू टीच देम अबाउट मनी? बिकॉज एक रहता है ना कि लाइक बेसिकली मैं हमेशा किसी को पूछता हूँ कि व्हाट डू लाइक रिच पीपल टीच देयर किड्स अबाउट मनी एंड फाइनेंस, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि पैसे का एक्सेस है तो उसको यूज़ कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स. सो व्हाट डू यू टीच देम अबाउट मनी? So I think, see, again, we always tell them that money has a value, of course. So my both daughters are very keen doing charity and philanthropy also. Like, so they end up doing a lot of things. So, and thanks to, again, in my opinion, their grandparents, they have lot of kindness inculcated into. So Yes. so like whatever birthday money they get, they end up, I think, sort of Saving. giving to people who need it and all. And Yes. so I think that part they really like. And secondly, I think we have tried to teach them that to be value conscious. So before you buy anything, see the price, whether it is worth or not, or whether do you need it or not, and should you buy it or not. So generally, when you have a lot of money, you don't need to see that. But point Yes. is that if you have that awareness from the childhood, Yeah. that, and very often we'll say, no, this is not worth it, let's not buy it, and then so it just kind of create that early awareness. I mean, obviously they will never have the same need or same experience as we had. Yes. Because that experience taught us something different, but you necessarily don't need to go through that experience to learn the value of money. So we don't want to, we don't give them enough or as much lifestyle which kind of then they stop valuing. So fortunately they're grounded. Amazing. Now we spoke about your journey. We spoke about like Vipassana, family, everything. I want to know like what does your typical day look like? Because आपने बोला कि इस business में evolve होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है. So what does your typical day look like as a founder? So yeah, I mean, look, I in the morning, like I said, I focus a lot more. I mean, I'm between three things. I am doing something or other, either reading, exercising, or meditating. Yeah. Depending on So I always do so. So I read at least 1 to 2 books a month, if not more, depending on again what phase I am, depending on what work schedule are. But morning part is in that 5 to 7, 7:30, 8 goes in that. And then I come to work very early. I start my day at 9:15, 9:30.
with the morning meeting, and initially you discuss that, and then there's a day scheduled in terms of uh, discussing with the team. Lot more time goes into creating culture. How everybody building organization is a very different thing, Yes. right? And of course, I love investing, so I end up meeting companies. I end up evaluating investments. So it's a combination. I would say one third of my time goes into meeting clients, building organization, and investing. And in that, then I don't even realize when the day goes. I'm usually, by the time I go home, I have still a lot of things to do, and but it's fun. Like I said that, and if I don't have work, I'll feel very, I will figure out something. I'll start reading something. I'll pick up a company to start researching on that. So something or other, I'll end up doing. But I think what has helped me a lot is people around. They also challenge you, make you think. Yes. When you meet clients, actually they ask questions. Those questions make you think, right? So I think this is a very amazing profession, if you ask me. Like I always say that this is probably the only profession where you meet best of the people, you meet worst of the people. Yes. You are supposed to know macros and micros. You are supposed to know different level of industries. You are supposed to know emerging trend. You are supposed to know history, what didn't work or what worked. Yes. So it has such a large, and it is such a large, wide subject, and it is so challenging every day, so exciting that you're learning every single day. I don't think, in my opinion, any profession comes anywhere close to in terms of having learning and very all-rounded perspective of life, Yes. right? And on the top of it, then you are building an organization. Then it also even gives you even another level of thrill that building business in that field is another excitement. Amazing. And like drawdowns teaches you humility also. Yes, absolutely. Agreed. ना आपने बुक्स की बात की. एनी ऐसी कोई एक दो बुक विच हैज लाइक completely transformed your life, अभी भी आप उनको बार बार पढ़ते हैं? I mean, I've said this multiple times that Gita has changed my life. There are multiple books I've read, but I think one which is the simplest is to Gita by Vinoba Bhave, and that's the most simplest book I have found. I've read that book at least 10 times and I still keep reading, because every time you read, you discover something new. Then I think Poor Charlie's Almanac is my all-time favorite. I think it has so much life wisdom. If you just and Charlie Munger was a great sage, according to me, who had so much life wisdom. So if you just follow him, read him, you will realize that you don't need to do too much. You can just figure it out. Copying that, you will be fine. Learnings will be his learning. So he has multiple books, but one which I have read few times is Poor Charlie's Almanac. And then there are many books, but these are the two I generally recommend anybody to read. But and if you want about markets, Stock Market Wizard is a book. I mean, one written by Joy of Compounding by Gautam is again a very good book. Vishal Khandelwal has written a couple of books. So I think actually reading, you should read and read, and you will figure out your pattern of reading. Yes. That what you like. I mean, what I used to like earlier, I don't like anymore. So your reading evolves. I love reading autobiographies. It is such a fascinating. I mean, the journey of somebody's life is in front of you, right? Yes. And you can learn, unlearn from. So I mean, I love reading autobiographies or biographies or whatever they are. So it changes. Now probably I read a lot more on spirituality, which 10 years ago I would hardly read. So again, it's a journey which I always recommend everyone must read. अमेजिंग. बिकॉज आपने अपने कॉन्वर्सेशन में 4-5 बार स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज़ किया है. सो आई वॉन्ट विल कम बैक टू, बिकॉज मे बी लेटली लास्ट 1 ईयर से आई हैव बीन ऑल्सो भी, पहले अगर मुझे 1 साल पहले बोलोगे लाइक मैं पूजा पाठ इतना नहीं करता था. एंड हम देखते जैसे विराट कोहली का अगर आप इंटरव्यू देखो, लाइक कुछ साल पहले डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ टाइप, एंड अब रिटायरमेंट के बाद सीधा वो प्रेमानंद जी के पास गए दर्शन करने. सो एट अ एज लाइक, एंड इफ यू सी लाइक ऑल पीपल हु आर सक्सेसफुल लाइफ, eventually the road leads to spirituality. So ये बचपन से ही आप में था कि हम हमेशा spiritual थे, कि it has happened in the recent years? No, it's a very recent thing. I as a child, so being religious and being spiritual are two very different things.
religious could be, listening to religious scriptures, going to temple, which we all did. My parents are very, very religious. So as a child, we have grown up doing puja, all kinds of puja, all kinds of temples. So I think the transition from religious to spirituality started happening after I went to Vipassana. Okay. Because I think spirituality is what? It teaches you what is the meaning of life, why you're doing what you're doing. And it makes you look within. सो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म जैसे बोलते हैं, अध्यात्म कुछ नहीं है बल्कि बाहर से अंदर की जर्नी है. जो हम बाहर आंसर ढूंढते हैं वो अंदर है, पर वो हमको सिखाए सब ऐसा क्या कि हम खाली बाहर ढूंढते रहते हैं. तो अध्यात्म कुछ नहीं है बट बाहर से अंदर की जर्नी है. और वंस यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, योर डायमेंशंस ओपन अप विच यू कैन नेवर थिंक. उसके अलग अलग, दैट हैपन्स थ्रू मेडिटेटिव टेक्निक्स, दैट हैपन्स थ्रू रीडिंग. सो combination of both one has to keep doing to evolve those multiple layers of knowledge in that. आपको लगता है स्पिरिचुअल बहुत ज़रूरी है इन लाइक व्हाट यू डूइंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मस्ट गोइंग फॉरवर्ड, लाइक आपको लाइफ में उसको अपनाना ज़रूरी है. Whatever one is doing, एंड आप तो सोचो, मैं तो कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी भारत की दुनिया को और ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ी देन है. ये गलत फहमी है स्पिरिचुअलिटी यू शुड गो ओनली आफ्टर particular age of life. Spirituality you should start as early as you can in your life, even if as a child. I keep pushing my kids to start in that journey, right? But of course our environment is such that it is always looked down upon कि अरे ये तो पुराना बुड्ढे लोगों का काम है, या once you kind of get to a particular age. Actually it is a journey to start very early in life. It teaches you what's the right perspective of life, and then you can choose whatever you want to do. So अमेजिंग. आपने अपने किड्स के बारे में बोला था कि वो फिलॉन्थ्रॉफी एक्टिविटीज़ करने लग गए, डोनेशन करने लग गए. आई वांट टू आस्क यू कि आप कभी उसके बारे में सोचते हो कि आगे जाते हुए व्हाट लेगेसी आपको छोड़नी है पीछे, कि जब वो 50-60 साल बाद जब मैं विकास खीमानी के बारे में पढ़ूँ, हाउ शुड आई रिमेंबर यू? डू यू थिंक अबाउट दैट, या कैसे आप उसके अप्रोच करते? I don't think about that, to be very frank. I don't think I am that. I mean, the only thing I would say, people should say he was a nice human being, right? That's it. And I think one thing I always, as you you start, I was a very selfish person. So when you are a very selfish, you think only about yourself. So how do you constantly and over the years try to be, how can you make difference to others? Yes. And I think that journey is on. It can never be complete, in my opinion. How many people you can influence and inspire is unlimited, right? Yes. And different people do it in a very different ways, right? So I do believe that philanthropy is not only about money. Philanthropy is about also feelings. Yes. You can do actually. So how do you be? And in Vipassana they have this technique post every meditative session, metta bhavana. That how do you release maitri for everybody? How do you have good wishes, goodwill for everybody, and don't have ill will for anybody? And so as you become that kind of person, your transformation happens, that you don't think bad of anybody, even if your enemy, or even if somebody, your adversaries, enemy to koi hota nahi, but even if your adversary, you don't think bad of anybody. So I think the way, at least I would like to say, how many people I can, inspire more, impact more, to think right, whatever learning I have got, whatever, I have got back, and in my success, so whatever it is, I don't think I am a greatly successful person, but whatever it is, I don't think I have contribution. It is lot people around me who have had lots of contribution, right? Invisible contribution, visible contribution. Yes. And I think the sense of gratitude one should have towards that is, तो गुरुजी कहते हैं कि whether you are progressing on the marg of dhamma or dharma or right spirituality के अंदर आप progress करें, उसके दो ही तरीके हैं. Only two measurement. One is how you are doing, how much more you are doing selflessly for others than yesterday. So are you doing more selflessly for others? And selflessly meaning not even for the namesake. Yes. आप selflessly दूसरे के लिए तो आप progress करो. And secondly, how much gratitude you express towards what you have or towards others. If you are doing these two things more and more than yesterday, it means you are progressing on the path of spirituality and dhamma. And to my mind, these two benchmarks are constantly, so there's no place of being, I mean, I don't think I need to have any legacy. I think as long as, I am doing my duty and doing my work, life will take somewhere. And first of all, I don't know whether I'll be alive 5 years down the line, tomorrow also, right? So why to think that long? Just keep doing what you're doing in the moment.
with the right perspective, right value system, with full commitment, and then life will be fun. अमेजिंग पर्सपेक्टिव. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन्वेस्टिंग से ज़्यादा मुझे आपको स्पिरिचुअलिटी और ये सब बातें करके, बिकॉज ये इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है. लाइक इन्वेस्टिंग चलो कैसे ढूंढना है वो सब है, हम सब उसके पीछे भागते हैं, बट ये जो चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, विपासना करना, आई थिंक वो जो पर्सपेक्टिव आपसे बात करके मतलब मिल रहा है, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं 10 दिन जाऊँगा तो कैसे करूँगा प्लान में, वो दिमाग में चल रहा है. अमेजिंग. ऑन अ फाइनल नोट, व्हाट वुड बी योर एडवाइस किसी इन्वेस्टर को मार्केट में स्टार्ट करना है, कि आपकी क्या उसको एडवाइस रहेगी इंडियन मार्केट? जैसे आपने कहा इंडिया की स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग है, वो आपने जो स्पीच दी भारत अमृतकाल, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज इंडिया इज, बिकॉज ही इज़ अ लकी, अगर वो इंडिया में आज है, आपकी उसको क्या एडवाइस रहेगी? Well, same advice that not investing in India is the biggest risk you are taking. So don't take that risk. Invest. Even if a small investment is good. जब जागो तब सवेरा है. Yes. Start and think very long term. अगर आप don't think very short. दो ही choice है, जल्दी बनाना है, ज़्यादा बनाना है. There is not both. You can't do both. You have to choose one. If you are unable to doing both, you are lucky. उसकी कोई skill नहीं है. तो उसमें चूज करो और हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट पर्सपेक्टिव, एंड डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन टिप्स एंड ऑल दोस थिंग. डू विद फाइनेंशियल लिटरेसी, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन आई एम श्योर आउटकम्स. आई डोंट हैव एनी डाउट इन माई माइंड दैट वी विल क्रिएट solid wealth in next few decades. I think India will be a prosperous nation in times to come, and everybody should participate, is participating, and will participate. Thank you, Vikas. Not seriously, thank you for sharing your thoughts on spirituality beyond markets, because I think वो एक पर्सपेक्टिव था जो मतलब while talking to you I could also feel the passion. जब आप बात कर रहे थे तब मतलब एक्चुअली यू वुड एक्सपीरियंस, जैसे आपने 2-3 बार बोला कि मेरे को बहुत टेम्पर था, एंड नाउ लाइक व्हेन आई टॉक टू यू, यू हैव सीन कि वो चेंज हो गया, एंड जो भी आपने छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की स्पिरिचुअली, दैट हैज लीड टू यू हियर. So thank you for sharing your insights. No, thank you very much for great conversation.